नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश की राजधानी में हिंसा की आग लगाने के पीछे कौन है। इसी सवाल को लेकर देश की संसद में आज जोरदार बहस हुई। दोपहर 2:30 बजे बहस की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि जब दिल्ली जल रही थी तब गृहमंत्री गायब थे और राजधानी को दंगों की आग में छोड़ दिया गया। कांग्रेस के हमले बढ़े तो बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने मोर्चा संभाला। इसके बाद एक एक विपक्ष के तमाम धुरंधर मैदान में उतर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर इल्जाम जड़ा और कहा कि पुलिस गिरफ्तारी के नाम पर एक खास समुदाय को परेशान कर रही है और रिश्वत मांग रही है। विपक्ष के सीरियल अटैक के बाद शाम को गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि दिल्ली में दंगे के पीछे साजिश थी। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर काबू पा लिया और फसाद के लिए फंडिंग करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमित शाह ने कहा कि आगजनी करने वालों की संपत्ति जब्त करेंगे, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दिल्ली हिंसा पर देश को भरोसा दिलाया कि अंकित के कातिल पकड़े जाएंगे तो जुबेर के कसूरवार को भी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस का नाम लिए बगैर अमित शाह ने कहा कि 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक पार्टी की रैली हुई थी जिसमें भड़काऊ बयान दिए गए और उसके बाद शाहीन बाग का धरना शुरू हुआ। तो सवाल यही है कि क्या सीएए विरोध के नाम पर नफरत के शूले भड़के और साजिश के तार कहां जुड़े थे। बात करेंगे दिल्ली रॉयट्स 2020 नाम की उस रिपोर्ट का भी जो गृह मंत्रालय को आज सौंपी गई है, जिसमें दावा किया गया है कि जानबूझकर माहौल खराब किया गया और दंगे भड़काए गए। रिपोर्ट में सवाल अर्बन नक्सल पर उठ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए अमित शाह ने आज संसद में क्या कहा। ये सबसे पहली जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के सर पर थी कि हिंसा को रोकना। दूसरा, समय सारणी। मान्यवर, लगभग 24 फरवरी 2020 को 2 बजे के आसपास पहली सूचना प्राप्त हुई 24 तारीख को, और अंतिम सूचना प्राप्त हुई है 25 फरवरी रात को 11 बजे। ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे तक ये राइट्स चले हैं। ओवैसी साहब फिर से खड़े होंगे कि मैं शाबाशी दे रहा हूं। मैं शाबाशी नहीं दे रहा हूं, एक दूसरा पक्ष रख रहा हूं ओवैसी साहब कि इसको 36 घंटे में समेटने का काम दिल्ली पुलिस ने किया है और बहुत बड़ी स्प्रेड की संभावनाओं को जीरो करा। उन्होंने कहा कि ताजमहल गए, मैं कोई ताजमहल नहीं गया। दादा सुनिए ना, काफी सारे लोग बोले, मैं सीधा यहां आया हूं। उसके बाद दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन पर श्रीमान ट्रंप की अगवानी हुई, मैं नहीं गया था। दोपहर को लंच हुआ, मैं नहीं गया। रात को डिनर हुआ, नहीं गया। डिनर में भी नहीं गया हूं। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हो दादा। पूरा समय मैं दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर ये कैसे आगे न फैले और कैसे कंट्रोल हो, दिल्ली की जनता और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आइदर और साइड से किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी जिसका इस दंगों के अंदर रोल, और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हम एक पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। साक्ष्यों के बयान ने कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया है, क्योंकि इतने कम समय में इतने दंगे स्प्रेड होना वो तभी संभव है जब कोई पूर्व नियोजित षड्यंत्र हो। इसकी संभावनाओं को जांच करने के लिए हमने कॉन्स्पिरेसी का भी केस दर्ज किया है मान्यवर, इस पर मैं बाद में आऊंगा। मान्यवर, हमने दिल्ली के अंदर फरवरी के बाद जनवरी के बाद कितनी राशि हवाला से आई है, बाहर से आई है, ऐसी कामों में लिप्त संस्थाओं की ओर से आई है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन हमने सरकारी एजेंसियों के साथ खंगाला है। हम नतीजे पर भी पहुंचे हैं, मगर क्योंकि अभी प्रीमेच्योर है, मैं सदन के सामने इतना कहना नहीं चाहता, परंतु इतना कहना चाहता हूं कि इनमें से 3 लोग जो दिल्ली दंगों का फाइनेंस करने वाले थे, उनको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर चुका है और उनके पास से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो उसकी जांच आगे जाएगी।
तो गृह मंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन सवाल यह है कि क्या शाहीन बाग की चिंगारी ने देश को भड़का दिया? इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ हैं वकील मोनिका अरोड़ा, जो कि सदस्य हैं ग्रुप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियन की, जिन्होंने आज गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है कि दिल्ली दंगों में वाकई हुआ क्या था। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रीति मेनन हमारे साथ हैं। आचार्य विक्रमादित्य, जो कि एक धर्मगुरु है और साथ ही साथ नेचुरोपैथी के बड़े एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सीएए समर्थक है मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, और अजय वर्मा जो कि नेता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम सवाल करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी की जो आपत्ति है अब शांत हो चुकी है। लेकिन इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के अनुसार ही बात कही। उन्होंने कहा कि समुदाय विशेष के लोगों को परेशान किया जा रहा है और उन्हें छोड़ने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। People of India, especially my Hindu brethren, save the soul of this country. It is now your responsibility. You save the soul of this country. Sir, let me also point out to you. That what about videos of police? Why haven't even government officially announced that 54, 59, 60 people have died? Why hasn't the Honorable Home Minister said so many boys have been arrested? And you know what, sir, right now, I say with responsibility, 1100 Muslims are in illegal detention. The police is taking rishwat. The police is taking bribes. तो बड़ा सवाल एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी विक्टिम कार्ड खेलने लगे हैं। नोमानी साहब, मौलाना साहब, ये विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है कि हर बार एक समुदाय विशेष को परेशान किया जा रहा है? और मैं दो टूक बोलता हूं, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, ये लाइन पहले ही हो जाती है। कोई कानून आए उससे पहले भी मुसलमान परेशान हो जाएंगे, कोई नारा लगे उससे पहले भी मुसलमान परेशान हो जाएंगे, गोली मारने की बात गद्दारों को कही जाए तो भी मुसलमान अपने आप को गद्दार मान लेंगे। ये सोच क्या है? नहीं, मुसलमान गद्दार नहीं मानते हैं, दूसरे लोग तो गद्दारों को गोली मारो, इस पर मैं गोली मारने के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कहा गया गद्दारों को गोली मारो तो मुसलमान क्यों बोलने लगे कि हमको गोली मारने की बात हो रही है? ये गद्दार मानते हैं मुसलमानों को ये गद्दार कहते हैं। कहा किसने कहा मुसलमान गद्दार है? जवाब दीजिए ना, किसने कहा मुसलमान गद्दार है? गद्दार कह के जो है गद्दार को गद्दार किसने कहा? कोशिश करते हैं। एक बात कह दीजिए कि मुसलमानों को गद्दार किसने कहा? अरे गद्दार जो है जो देश के खिलाफ लोगों को बरकरार रहा है, जो इस देश में आग लगाने का प्रयास कर रहा है, जिसने अमित शर्मा को पत्थर मारे, जिसने रतन सिंह को पत्थर मारे, जिसने अंकित शर्मा को 400 चक्कू मारे, वो गद्दार है। अब उनको गद्दार नहीं कहेंगे। किसने मारे अमित शर्मा को पत्थर? किसने अंकित शर्मा पर 400 चक्कू से वार किया? मुझे बताइए, गद्दार नहीं है तो क्या है? अंकित शर्मा 2 चक्कू से मर गए होंगे, 380 चक्कू क्यों मारे गए? कौन गद्दार नहीं है तो क्या है? मुझे बताइए, कौन गद्दार है? एक शब्द किसी ने कम्युनल रूप में किसी ने कहा हो, पूरे देश में आप लोगों ने हंगामा मचा दिया और आप खुद ही खड़े हो गए। यानी एक बार बताइए कि वास्तविक तौर में चोर की दाढ़ी में तिनका, एक पुरानी कहावत है, पेट में दर्द किसके हो रहा है? पेट में दर्द किसके हो रहा है? पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। मुझे बताइए, इस देश के अंदर कहते हैं कि 24 तारीख को एक मिनट मैं आचार्य जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए, किसने कहा कि धरने पर जो लोग बैठे गद्दार हैं? किसने कहा? बताइए, किसने कहा धरने पर जो लोग बैठे हैं गद्दार हैं? किसने कहा? तो फिर मुसलमान ये क्यों मान लेते कि वो गद्दार हैं? मुसलमान क्यों मान लेते वो गद्दार है? कहा कि इनको हटाओ, ये गद्दार है देश के, जो हटाओ इनको। अब जी किसी ने कहा कि गद्दार बैठे हुए शाहीन बाग में, इनको हटाया जाए। ये नोमानी साहब अपना इंटरप्रिटेशन निकाल रहे। नोमानी साहब सुन लीजिए जवाब। जी के बयान लेने से नहीं होता। नोमानी जी आपके बयान मन से ही मान लेंगे, आप मन से ही मान लेंगे। गद्दार नहीं का हटाने की बात आचार्य एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि अर्बन नक्सल जितने अरेस्ट हुए उसमें एक मुसलमान नहीं है, उनको गद्दार कहा गया। तो उसमें आप कैसे मानेंगे कि ये मुसलमानों के लिए है? असम की ओर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, जितने संगठन है उल्फा वालों को गद्दार कहा जाता है। कहां उसमें मुसलमान है? जो जेएनयू में नारा लगाने वाले थे उसमें हिंदू लड़के भी है, मुसलमान भी है, उन पर मुकदमा हुआ, उनको गद्दार कहा जाता है, उसमें भी आप नहीं है। इसलिए ये अर्थ लगाना नहीं, आप ये अर्थ जो लगाते हैं नहीं, शाहीन बाग से उठाने के लिए कहना और गद्दार कहना दोनों में अंतर है।
मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि शाहीन बाग का धरना गैर कानूनी है, भ्रम और झूठ पर आधारित है, उसको खाली करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो बैठे हुए लोग गद्दार हैं, ये आप बिल्कुल देश को भ्रमित कर रहे हैं। वही गए हैं, वहां शाहीन बाग को हटाने के लिए कहना, उनको गद्दार कहना नहीं है, लेकिन शाहीन बाग से जुड़े हुए पीएफआई के लोग पकड़े गए हैं, वो गद्दार हैं। शाहीन बाग से जुड़े हुए आईएसआईएस के लोग पकड़े जा रहे हैं, वो गद्दार हैं। शाहीन बाग से जुड़े हुए अगर आतंकवादी संगठन के लोग पकड़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल से। प्रेम शुक्ला जी, शर्गिल क्या कह रहा था? पकड़े गए हैं, सक्रिय थे, वो गद्दार हैं। लोगों ने शाहीन बाग मुझे मैं माफ कीजिएगा, आप मौलाना साहब छोटे बच्चों को मौलाना साहब आपने मोदी को गाली देने को कहा, आप लोगों ने अमित शाह को गोली मारने को कहा, क्या क्या इन प्रोटेस्ट के अंदर नहीं कहा गया? पूरे देश ने सुना, और जो इस प्रोटेस्ट के अंदर रहा वहाँ क्या क्या सिखाया गया, छोटे बच्चों को किस प्रकार से ब्रेन वॉश कर दिया गया, पूरा देश जानता है। अरे किसने कहा? आपको थोड़ी कहा, गद्दारों को कहा। अरे मुझे बताइए, गद्दारों को गोली नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे? अब कोई खड़ा हो जाए अपने आप को, गद्दारों को गोली मारी जाती है, गद्दारों को गोली मारी जाती है, खुलेआम मारी जाती है, और जो गद्दारी करेगा खुलेआम गोली चलेगी, खुलेआम गोली चलेगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बहस में और भी मुद्दे हैं, बहस में कानून को हाथ में नहीं ले सकते, नहीं, कोई कानून को हाथ में नहीं ले सकता। मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, रोड घेर के बैठ सकते हैं, वो कानून हाथ में लेना नहीं है। पुलिस वाले समझाने या उन पर पत्थर चला सकते हैं, उन पर गोली चला सकते हैं, ये कानून हाथ में लेना नहीं है। क्या बात करें, हम मेट्रो बंद करवा सकते हैं, ये कानून हाथ में लेना नहीं है। शाहरुख ने किसने गोली डाली थी? किसके पुलिस ने गोली डालने की खड़ी थी? अजय जी एक मिनट मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। हम और भी कई सवाल है। अजय जी आप शेर सुनाइएगा, बिल्कुल सुनाइएगा, लेकिन माहौल यहाँ पर गर्म है। मौलाना गोली कौन चला था? मैं आता हूँ अजय जी, आता हूँ। एक मिनट मौलाना मंदिर मस्जिद की बात आ गई, मुझे बताइए इस देश के अंदर दुकान जला दी आप लोगों ने, शाहरुख वहां पर गोली लेके खड़ा हो जाता है। नहीं, ये समय अपने आप तय कर देगा। आपके लोग अंकित शर्मा को किस प्रकार चक्कू मार के इसके खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। चक्कू 380 चक्कू मार, 400 चक्कू मार दिया आप लोगों ने, शर्म आनी चाहिए आपको। 400 चक्कू आप लोगों मारे, आप लोगों ने क्या किस प्रकार का वहां पर जुल्म करने के लिए बैठे, आपके अंदर क्या भरा हुआ है ये पूरा देश समझ रहा है। किस प्रकार का देश समझ रहा है आपके अंदर। ठीक है, हम यहाँ रुके। आचार्य जी बस यही रुके। और कोई महत्वपूर्ण सवाल है, इस मुद्दे को हम और भी आगे डिस्कस करेंगे। मौलाना साहब, मैं कम से कम देश के मुसलमानों को गद्दार नहीं समझता, लेकिन मुसलमान अपने आप को क्यों गद्दार समझते हैं, मुझे इसको समझने में बड़ा आश्चर्य लगता है। गद्दार है नहीं, लेकिन आप गद्दार कहा गया समझ के मरवा रहे हैं। कोई गद्दार नहीं कहता है। देखिए, आप बराबर, आपसे हमारी इतने समय के संबंध है, आपको मैंने कब गद्दार कहा है? आपको सम्मान से आप बैठाते हैं। नहीं, शरीफ नहीं, मुसलमानों को आमतौर पर कोई गद्दार नहीं कहता है। इस देश में अगर गद्दार, देखिए नरेंद्र मोदी सरकार में अगर नरेंद्र मोदी सरकार में गद्दारों के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज उठी तो जेएनयू की आवाज, जेएनयू में जो नारे लगे उसके विरुद्ध उठे, या अर्बन माओइस्ट पकड़े गए उसमें उठे, उसमें मुसलमान कहीं नहीं है। इसलिए आप गद्दार कहने का मतलब आप मुसलमान मत बोलिए, मुसलमानों को मत भड़काइए कि गद्दार का मतलब। ठीक है, 12 वक्त जा रहा है मौलाना साहब, मैं सीधे आगे बढ़ता हूं। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, होम मिनिस्टर ने आज कहा कि इसके ऊपर फॉरेन फंडिंग है, आईएसआईएस की फंडिंग है। उन्होंने कहा पीएफआई के लोग शामिल हैं, लेकिन सवाल ये, गृह मंत्रालय जिसके अधीन दिल्ली है, उसने इतने बड़े दंगे होते कंट्रोल किया, मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल है कि अगर कोई साजिश हुई तो समय रहते ही उस साजिश को सरकार ने एक्सपोज क्यों नहीं किया, दंगे क्यों हो जाने दिए? इस सवाल का कोई जवाब बीजेपी और सरकार के पास नहीं है, सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए, दंगे हो जाने नहीं दिए, बल्कि दंगों को नियंत्रित करने में अपना प्राणपण लगाया। दंगे हो जाने देने का तो एक दंगे का एक सुनियोजित षड्यंत्र था,
देखिए, इस देश में किसी भी अपराध को कोई प्रश्न नहीं देता। अपराध को प्रिवेंट करने का हर संभव प्रयास होता है, लेकिन कई बार वो प्रयास भी विफल हो जाता है। और जो दंगाई हैं वो अपने दंगा फैलाने में, सभी आपके इस चैनल पर इतनी देर से आप नियंत्रण करना चाह रहे हैं कि वो मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी शांत हो जाएं। अब्दुल हमीद तो हमारे देश में जो है वो, जिसको बहुत लोग आंखों पर बैठाते 1965 के युद्ध का, हमारे गाजीपुर का वीर है, लेकिन उस अब्दुल हमीद के नाम से मिलते जुलने वाले मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी आपके बारंबार प्रयास के बाद भी वो नियंत्रित होने को तैयार नहीं है। आप समझ सकते हैं जिनके दिमाग में दंगा बहुत गहरे बैठा हुआ हो, जिन्होंने विस्फोटक जमा कर लिए हो, जिन्होंने पत्थर जमा कर लिए हो, और जिन्होंने इसके लिए पैसे ले लिए हो, वो जब किसी पर दंगे पर आमादा हो तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है। उसको शून्य करने में सफलता नहीं मिली, ये सत्य है। लेकिन जिन्होंने दंगा किया उनको बेनकाब करना, उनको दंड के हवाले करना, ये दायित्व है। अब उस दायित्व के निर्वाह में बाधा कैसे पैदा हो, इसका प्रयास बाकायदा आज संसद में भी एक पक्ष विशेष की तरफ से प्रारंभ हुआ। वो 1100 मुस्लिम युवकों को डिटेन कर लिया गया इलीगली, और रिश्वत ली जा रही। अरे साहब, रिश्वत ली जाती है, एक उदाहरण दे दीजिए, कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन चूंकि आप संसद में, लोकसभा में खड़े होकर, जो आपको संसदीय अधिकार है जिस पर आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, तो आप उस पवित्र सदन में खड़े होकर अराजक बातें करेंगे, अनावश्यक निरर्थक आरोप लगाएंगे, वो एक प्रमाण नहीं देंगे। अगर आपके पास सूचना है लेकिन अभी कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को डिटेन करके रिश्वत लिया जा रहा है, तो एक सांसद होने के नाते आपका दायित्व नहीं है। ठीक है, लेकिन आप दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे। आप दंगे भड़काने का हर संभव प्रयास करेंगे, और दंगे भड़कने के बाद पुलिस सरकार से पूछेंगे इस बात कि का आप कोई दंगा जवाब क्यों हो नहीं है गया। कि पत्थर जमा कैसे हो गए, फंड आ कैसे गया, विस्फोटक जमा कैसे हो गए, तेजाब कैसे आ गया, इस बात का कोई जवाब क्यों नहीं है। कहां से आया, कैसे आया, क्यों नहीं रोका गया, ये भी तो सरकार की जांच का विषय है। निश्चित दीपक जी आपकी स्टूडियो में अगर बम लेके चले आए कोई मौलाना साहब, तो इसके लिए आपको दोषी नहीं पकड़ा जा सकता कि आपको पता क्यों नहीं था कि उन्होंने बम क्यों लाया है, पत्थर कैसे ले आया है, पेट्रोल बम कैसे आए हैं। आए अगर पहले पता लग जाए, कार्रवाई हो जाए, बहुत उत्तम स्थिति है। लेकिन जब ये पता ना लगे और कहीं कार्रवाई हो जाए, तो इस नाते पुलिस को दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि जो दोषी है उनकी जांच होगी, उनको पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्रालय के अंडर आता है पुलिस, दिल्ली गृह। ठीक है, अजय वर्मा जी 30 सेकंड आपके, बोलिए आप क्या प्रेम शुक्ला जी के तर्क से सहमत है? अजय वर्मा जी बोलिए, फिर मैं प्रीति जी के पास जाऊंगा और मोनिका जी के पास, क्योंकि मोनिका जी ने एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। दीपक जी मैं 30 सेकंड नहीं, मैं 60 सेकंड लूंगा। मैं दूर बैठा हूं आपसे, प्लीज पूछिए क्यों। एक शेर सुन लीजिए, फिर मैं कहता हूं कि सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। आज संसद में जो हुआ, गृह मंत्री सरकार का अपना केवल फेस सेविंग कर रहे थे, वो दंगे की मित्रों इतनी तेज करंट लगाओ कि बटन यहाँ दबे, करंट वहां पहुंचे। और चूंकि जब देश में सारे संसार की मीडिया चैनलों ने भर्त्सना की और आपके दिल्ली कलंकित हुई और हिंदुस्तान की छवि खराब हुई और भारत की धर्मनिरपेक्ष की छवि खराब हुई, तो तब जाके हिंदुस्तान में अभी दिनों बाद गृह मंत्री साहब सदन में आए हैं। आज 2 तारीख से संसद चल रही है, लेकिन अब आए हैं और सफाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इन दंगों का राज खुले, दंगाइयों को सजा मिले। ठीक है, अजय वर्मा जी आप रिपीट कर रहे हैं, मैं सीधे चलता हूं प्रीति जी के पास। प्रीति जी आज ही आपके पार्टी के पार्षद अजय जी, अब आपको रुकना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी, अजय जी अब आपको रुकना पड़ेगा, बहुत ज्ञान नहीं। प्रीति जी मेरा बड़ा सीधा सवाल, अजय वर्मा जी को ऑडियो डाउन प्लीज। प्रीति जी मेरा सीधा सवाल, आज ही आपकी पार्टी के पार्षद रहे ताहिर हुसैन पर पीएफआई से लिंक होने का केस डला है। आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी, जो राजनीति चेंज करने आई थी, जो निष्कलंक और निष्पक्ष लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करती थी, उनके बीच ताहिर हुसैन जैसा दंगाई कैसे आ गया? और आपके एक विधायक कह रहे हैं कि उसको इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। क्या पार्टी इस राय से इत्तेफाक रखती है? और अगर नहीं तो अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कार्रवाई कब होगी?
पार्टी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ तुरंत एक्शन ले ली, हमने उन्हें सस्पेंड किया। इंक्वायरी बताएगी कि उन कितने इल्ज़ाम सही हैं, कितने इल्ज़ाम गलत हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने तो अपने कोई भी लीडर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी, जज को ट्रांसफर कर दिया। प्रेम शुक्ला जी ने तो ये भी बोला था कि जस्टिस मुरलीधरन का काम असंवैधानिक था। ये ज्ञानी है, इतना लॉ जानते हैं, इन्होंने बोल दिया कि जज की कार्रवाई असंवैधानिक थी। और इन्होंने कपिल मिश्रा पे, अनुराग ठाकुर पे, असंवैधानिक नहीं कहा था मैंने, झूठ बोलना बंद कर दिया। मैडम वो मामला कोर्ट में चल रहा है। ताहिर हम चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो। नहीं, हम चाहते हैं प्रीति कि जी, जॉइंट आप मेरे पार्लियामेंट्री सवाल को कमेटी घुमा बने रही हैं। और मेरा जॉइंट सवाल बड़ा पार्लियामेंट्री सीधा है। कमेटी जिसने, चाहे ताहिर ने मेरा किया सवाल है, बड़ा तो सीधा है। ताहिर को कपिल मिश्रा, मैं कह अनुराग रही हूं, ठाकुर, इन तमाम लोगों पे मैं केस सीधा चले या सीधा नहीं जवाब दे चले, रही हूं। हमारी इस पर पार्टी का प्रीति एक जी, ही राय है प्रीति जी, इसमें। मेरा सवाल सुनिए प्लीज। अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और जितने भी लोग हैं, हर्षवर्धन भी उनमें शामिल हैं। हाई कोर्ट में ये बात, सुप्रीम कोर्ट में ये बात प्रूव हुई है, सुप्रीम कोर्ट में उनके स्टेटमेंट्स गए। मेरा सवाल ये है कि आप जैसी निष्पक्ष साफ सुथरी छवि वाली पार्टी में एक आदमी जिस पर पेट्रोल बम फेंकने का आरोप है, जिस पर आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को 400 चाकू मारने का आरोप है, उस आदमी को सिर्फ निलंबित करके आप अपने तमाम दागों से मुक्त हो जाते हैं। आपकी पार्टी भी अब कहने लगी है दाग अच्छे हैं। ये क्या हो गया आम आदमी पार्टी को? ऐसी तो नहीं थी आपकी पार्टी। सही है, कितने गलत हैं, वो जांच दिखाएगी। हम बोल रहे हैं कि एक प्रीति जी, अगर ये बीजेपी का पार्षद होता तो शहर, पूरा देश, मैं काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ, अगर ये बीजेपी का पार्षद होता तो आप पूरा देश सर पर उठा लेते। क्यों डर रही है ये सरकार? ये सरकार एक निष्पक्ष जांच से क्यों बच रही है? अगर ताहिर हुसैन गिल्टी है तो उसे सजा दीजिए, डबल सजा दीजिए। जो भी इंसान जिसने भी दंगा करवाए उन पे जो सजा आज अमित शाह ने बोली वो सजा होनी चाहिए उनकी। मैं ऐसे नहीं बात कर सकती सर। सवाल का जवाब देंगे प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट। प्रीति जी बोलिए आप। नहीं, कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं टोकेगा प्रीति जी, कोई नहीं टोकेगा, आप बोलिए। सवाल अमानतुल्लाह पर भी है, क्या अमानतुल्लाह पर भी कार्रवाई होगी? आम आदमी ये बोलने, मैं नहीं बोलूंगी बीच में, मैं इस तरीके से बात नहीं कर सकती दीपक जी, ये इनके संस्कार हैं, मेरे नहीं है। ये कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, इन्हें बोलने दीजिए। कोई नहीं बोल रहा, आप बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। हम वक्त खराब करेंगे ऐसे डिबेट का और कुछ नहीं होगा। मैंने प्रेम शुक्ला जी से रिक्वेस्ट किया है, वो नहीं बोलेंगे। मेरी सिंपल, जो भी कानून का निर्णय होएगा उसे हम सर आंखों पे रखेंगे। हमारी पूरी सपोर्ट है जांच को। हमारा तो ये रिक्वेस्ट है, डिमांड है कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने और कड़ी से कड़ी सजा दे ताहिर हुसैन को या ऐसे किसी भी शख्स को जिसको गिल्टी पाया जाए। जैसे कहा गया है, उनकी जो भी हमारी जो नष्ट हुई है संपत्ति देश की, उसका हर्जाना भी उनसे वसूल करना चाहिए, लेकिन सब कुछ कायदे से होना चाहिए। एक जेपीसी से क्यों कतरा रहे हैं अमित शाह जी और भाजपा की सरकार? अमित शाह जी 3 जन, उन्होंने आज तो आके सफाई दे दी, लेकिन 3 दिन वो गायब थे। उनके नेतृत्व में दिल्ली पुलिस फेल हो गई दंगा रोकने को, इसलिए प्रधानमंत्री जी को, अजीत डोवल जी को बुलाना पड़ा और उन्होंने 12 घंटे के अंदर दिल्ली को काबू में ले आया। नहीं सुना, अगर ये करना चाहते थे तो ये उसी पुलिस के साथ पहले भी कर सकते थे, लेकिन अमित शाह जी ने दिल्ली सुन लिया मैंने उनका भाषण जी। आज वो सफाई दे रहे हैं, लेकिन उन 3 दिन वो ना दिखाई दिए ना बात की। अरविंद केजरीवाल जी खुद उनसे मिलने गए थे और पैरामिलिट्री फोर्स रिक्वेस्ट की थी हमने। उन्होंने बोला था फोर्स आएगी, लेकिन फोर्स आखिरकार अजीत डोवल जी ही 3 दिन बाद लेके आए। हमने एलजी से रिक्वेस्ट किया था। तो हमने देखा कि कैसे बीजेपी ने लापरवाही से दिल्ली जलने दिया। और अभी हम देख रहे हैं अमानतुल्लाह की वो अपनी पर्सनल राय है, उसको हम अपनी पर्सनल राय देखने से रोक नहीं सकते। किसी का पक्ष लेना, किसी का पक्ष नहीं लेना, ये उनकी पर्सनल राय है। पार्टी ने अपनी कार्रवाई बिल्कुल फटाफट कर दी है। हमारी पार्टी कार्रवाई करने से चूकती नहीं है, बीजेपी की तरह जैसे वो कभी चिन्मयानंद को बचाती फिरती है, कभी कुलदीप सेंगर को बचाती फिरती है। हमें कोई शौक नहीं है किसी को बचाने का। अगर हमारी पार्टी में कोई दोषी करार देगा, हम तो तुरंत एक्शन लेते हैं और हम एक्शन ले चुके हैं। ठीक है, इनका सवाल ये कि अमानतुल्लाह की व्यक्तिगत राय, ताहिर हुसैन जो है अगर दोषी हो तो डबल सजा दे। डबल सजा देने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इन ईमानदार लोगों की पार्टी में एक दंगाई कैसे आ गया जिसके पीएफआई से लिंक है? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस ढंग से पहले तो अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ती है, वो एक ट्रेजेडी है। ये बात ठीक है कि कानून और व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके 62 विधायक हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में इनके विधायक हैं। अगर एक एक विधायक भी 500-500 लोगों के साथ उतर जाते कि तुम पहले मेरे को मारो तब चलेंगे, तो दंगा ऐसे ही रुक जाती। एक दूसरी बात,
कि अमानतुल्लाह खान के बयान को हम व्यक्तिगत नहीं मान सकते। मुझे तो आश्चर्य है कि आज गृह मंत्री ने उस बयान का जिक्र क्यों नहीं किया जिसमें अमानतुल्लाह खान जामिया नगर में खड़ा होकर बोल रहे हैं कि अभी तो 3 तलाक आया है, कल तुम्हारा बुर्का पहनने पर बैन लग जाएगा, तुम्हारा मस्जिद में जाना बैन हो जाएगा। क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खान को आज भी कह सकती है कि चूंकि ताहिर हुसैन जांच में है इसलिए इस प्रकार से एक पक्षीय बात मत करो कि केवल मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। अगर इस समय मतलब करीब 6,500-7,000 के आसपास लोग गिरफ्तार हुए हैं दीपक जी, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है। आम आदमी पार्टी एक तीसरी मांग इन्होंने किया, आप जानते हैं कि जेपीसी देश में 4 गठित हुए, चारों के आज तक कोई परिणाम नहीं आए। नहीं ये उलझाना हुआ, चारों जेपीसी के देश में कोई परिणाम नहीं आए और राजनीति में उछल के रह गई है। इसलिए पुलिस की जो 2 एसआईटी गठित हुई है मेरे हिसाब से अभी तक ईमानदारी से कार्रवाई कर रही है। और आज मोनिका जी इन लोगों ने अपने रिकमेंडेशन में एक मांग की है कि भाई एनआईए को भी ये जांच सौंपा जाए। ये मांग हो सकती है, लेकिन जेपीसी का क्या मतलब? ठीक है, मोनिका अरोड़ा जी के पास आऊंगा क्योंकि मोनिका अरोड़ा जी ने एक बेहद महत्वपूर्ण विषय उठाया है। उनसे यह भी जानूंगा कि जो आम आदमी पार्टी जेपीसी की मांग कर रही है, खुद जानी मानी वकील है देश की, क्या ऐसे मामलों में दंगों की जेपीसी हो सकती है? ब्रेक के बाद